अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने स्टोमेटाइटिस और उसके टाइप्स और उसकी फिर मेडिकल और जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो सारा पढ़ लिया था। आज जो हमारा डिजीज़ नंबर 2 है वो है ओरल कैंसर। ओरल कैंसर जो है नाम से ज़ाहिर है कि ओरल जो है ओरल कैविटी और उसका जब कैंसर हो जाए। सबसे पहले जो है कैंसर जो है इसमें तकरीबन हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। एक चीज़ आता है कार्सिनोमा। आप लोगों ने कार्सिनोमा के बारे में पढ़ा होगा। कार्सिनोमा जो है जितने भी एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं जब उसकी कैंसर हो जाती है तो हम इसको कार्सिनोमा कहते हैं। और ये जो कार्सिनोमा होता है ये लिम्फेटिक रूट के ज़रिए ही स्प्रेड होती है। दूसरा इसमें आता है सार्कोमा। सार्कोमा जो है ये मेसेनकाइमल टिश्यूज़ की जो कैंसर होती है उसको सार्कोमा कहते हैं। और ये ब्लड के थ्रू फिर जो है ये मतलब स्प्रेड होती है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यूज़ है। मेसेनकाइमल सेल्स को कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की और ब्लड में ये कनेक्टिव टिश्यू है तो इसलिए ये जो है ब्लड रूट के ज़रिए स्प्रेड होती है। तीसरा जो आता है वो है लिम्फोमा। लिम्फोमा जो है जब जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है ना, लिम्फॉइड टिश्यूज़ जो है, जब लिम्फॉइड टिश्यूज़ में एक कैंसर हो तो फिर इसको लिम्फोमा कहते हैं। और अगर मेलानोमा जो है जब ये मेलानोसाइट सेल्स होते हैं, पिगमेंटेड सेल जो स्किन में है, अगर उसमें कैंसर आ जाए तो इसको मेलानोमा कहते हैं। फिर जो है इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इन में पढ़ा है तो जब किसी कैंसर के लास्ट में जो है ओमा लफ्ज़ आ जाए, OMA ये आ जाए, जैसे सार्कोमा, लिम्फोमा, मेलानोमा, तो ये चीज़ें जो है ये क्या होगी, ये बिनाइन कैंसर्स होंगे। और जो मलिग्नेंट कैंसर होंगे उसके लास्ट में कार्सिनोमा आएगा, जैसे एडिनो कार्सिनोमा, एडिनोसिस्टिक कार्सिनोमा। ये जो है इसमें लेक्चर में आएंगे, फिर हम इसको डिटेल से स्टडिंग करेंगे। लेकिन आप लोग ये जाने कि जो कार्सिनोमा लास्ट में आता है तो ये मलिग्नेंट कैंसर को ज़ाहिर करेगा, और जब ओमा लास्ट में आ जाए तो ये बिनाइन को। अब नया टॉपिक जो हमारा है ओरल कैंसर, तो अब हम ओरल कैंसर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ कैंसर: अनकोऑर्डिनेटेड एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स सेल्स एंड द कंडीशन परसिस्ट इवन आफ्टर द स्टिमुलस और द इनिशिएटिंग फैक्टर इज रिमूव। कैंसर का डिफिनीशन ये है कि ये अनकोऑर्डिनेटेड एंड अनकंट्रोल, मतलब ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता कि यहाँ से या ब्रेन से सिग्नल आता है कि सेल तुमने इस टाइम डिवाइड होना है, इस टाइम नहीं डिवाइड होना। ये किसी के कोऑर्डिनेशन में नहीं है और ना किसी के कंट्रोल में है। ये बस अनकंट्रोल ग्रोथ होता है टिश्यू का। और यहाँ पे जो सेल्स है उसकी मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली जब माइटोसिस बॉडी में होता है तो उससे उसकी ये मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होती है। और क्या होता है जब ये कंडीशन जो है ये परसिस्ट होता है, मतलब ये लाइफ लॉन्ग चला जाता है। जितने भी जो कार्सिनोमा वाले होते हैं, मतलब मैलिग्नेंसी वाला है, तो ये फिर क्योंकि उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर अगर आप स्टिमुलस रिमूव भी कर दे तब भी ये जो है इसका जो इनिशिएटिंग फैक्टर है अगर वो रिमूव भी करे तब भी ये परसिस्ट होगा, ये मतलब ख़त्म नहीं होगा। फिर आता है टाइप्स ऑफ इंट्राओलर मैलिग्नेंसीज। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मैलिग्नेंसीज एक बिनाइन ट्यूमर होते हैं, एक मैलिग्नेंट होते हैं। बिनाइन उसको कहते हैं जो एक ही जगह में रहते हैं, और मैलिग्नेंसी ये है कि एक ही जगह से दूसरी जगह में भी वो मतलब स्प्रेड हो जाती है, स्प्रेड उसकी होती है, तो उसको मैलिग्नेंसी कहते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला है ट्यूमर ओरिजिनेट फ्रॉम सरफेस एपिथेलियम। सरफेस एपिथेलियम से जिसको हम एपिथेलियल टिश्यू, इसको सार्कोमा कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। क्या कार्सिनोमा कहते हैं, कार्सिनोमा। यहाँ पे लिखा है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो फिर एपिथेलियल टिश्यूज़ में हमने स्क्वेमस सेल, क्यूबॉइडल सेल्स, कॉलमनर सेल्स और ट्रांजिशनल एपिथेलियम ये पढ़े थे। उसमें जो है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जिसे SCC भी कहते हैं, ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है 90 to 95% जो कैंसर्स होते हैं ये इसके होते हैं। अगर आप लोगों को मालूम हो, जो पहले हमने वो एसोफेगस में भी क्या होता है, स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो बेरेट एसोफेगस में जो एसोफेगस होते हैं उसकी स्क्वेमस सेल जो है फिर वो ख़त्म हो जाती है, उसमें मेटाप्लेसिया आ जाती है और वो कन्वर्ट होती है किस चीज़ में, कॉलमनर में। इसी तरह दूसरा जो इसमें आता है मेलानोमा। मेलानोमा के बारे में हमने पढ़ा कि ये मेलानोसाइट जो पिगमेंटेड सेल स्किन के होते हैं उसमें जब कैंसर होती है। ट्यूमर ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लैंडुलर टिश्यू, सलाइवरी ग्लैंड, मेटास्टेटिक कैंसर फ्रॉम द ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, लंग्स। ये कैंसर, ये ऐसे ट्यूमर जो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ को से अराइज होते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, मेटास्टेटिक कैंसर, किसी ब्रेस्ट कैंसर हो गया, प्रोस्टेट और लंग कैंसर, ये सारे जो है ये ऐसे ट्यूमर है जो ग्लैंडुलर टिश्यू से अराइज होते हैं। अगर ग्लैंडुलर टिश्यूज़ जो है वहाँ से कैंसर अराइज हो जाए तो उसको एडिनो कार्सिनोमा कहते हैं। सबसे पहला है एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो का मतलब ये है ग्लैंड, तो जब ग्लैंड का कैंसर होता है तो इसको एडिनो कार्सिनोमा कहते हैं।
फिर है एडिनोसिस्टिक कार्सिनोमा। एडिनो वही ग्लैंड है, लेकिन ग्लैंड में है सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, तो उसको एडिनोसिस्टिक कार्सिनोमा कहते हैं। और सबसे ज़्यादा ये जो है फिर नरों में ये स्लोली प्रोग्रेसिव होते हैं, और ये फिर उसकी जो स्प्रेड है वो नरों तक हो सकती है। फिर है म्यूको एपिडर्माइड कार्सिनोमा। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ साथ जो एपिडर्मस होता है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसको म्यूको एपिडर्माइड कार्सिनोमा कहते हैं। तीसरा जिसमें आता है वो है ट्यूमर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मेसेनकाइमल टिश्यू। जब मेसेनकाइमल टिश्यू से ट्यूमर ओरिजिनेट हो जाए, जिसको कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, मेसेनकाइमल टिश्यू यार कनेक्टिव टिश्यू, तो उसको फिर हमने एक सार्कोमा नाम देंगे। सही। तो सबसे पहले सार्कोमा जो है ये कनेक्टिव टिश्यू में जब कैंसर हो जाए, इसमें है ऑस्टियोसार्कोमा। ऑस्टियो का मतलब है अस्टियान से निकला है, अस्टियन का मतलब है बोन। जब बोन में हो जाए तो इसको ऑस्टियोसार्कोमा कहते हैं। फिर है फाइब्रोसार्कोमा। जब फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं उसमें हो जाए तो उसको फाइब्रोसार्कोमा कहते हैं। फिर है एविंग सार्कोमा। जितने भी हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं तो उसमें एविंग सार्कोमा आती है। रेब्डोमायोसार्कोमा ये स्केलेटल मसल्स की होती है। जब स्केलेटल मसल में कैंसर डेवलप हो जाए, ट्यूमर ओरिजिनेट हो जाए, तो उसको रेब्डोमायोसार्कोमा कहते हैं। और जो बी नंबर है वो है लिम्फोमा। तो लिम्फोमा मैंने आप लोगों को बताया, जो लिम्फाइड टिश्यूज़ हमारे बॉडी में होते हैं, जैसे लिम्फ नोड्स हो गए, अगर उसमें जो है ट्यूमर आ जाए तो फिर इसको लिम्फोमा कहते हैं। अभी जो इसकी इटियोलॉजी मीन इसकी कास क्या है, ये किस चीज़ की वजह से होती है। तो सबसे पहले टोबैको। इट हैज़ बीन शोन दैट दोज स्मोकिंग 40 और मोर सिगरेट्स पर डे आर 5 to 7 times मोर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर देन नॉन स्मोकर्स। जब कोई स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग अगर वो 40 से ज़्यादा सिगरेट एक दिन में पीता है, या तो इसकी वजह से 5 to 7 टाइम्स जो है उसकी जो कैंसर की रिस्क है वो ज़्यादा होती है। मतलब 5 to 7 टाइम्स ज़्यादा रिस्क होती है कि इस शख्स को कैंसर हो जाए, क्योंकि टोबैको जो है उसमें तकरीबन 4000 कार्सिनोजेनिक्स होते हैं। कार्सिनोजेंस वो चीज़ें होती हैं जो कैंसर काजिंग सब्सटेंसेस होती हैं। ये जो है तकरीबन 4000 तक होते हैं, और इसकी वजह से ही डिफरेंट जो है फिर ओरल में अगर आप लोग खुद भी देखें तो सिगरेट के डब्बे पे पहले ये लिखा है कि ये कैंसर काजिंग चीज़ है, लेकिन बस हमारे लोग फिर भी इसको यूज़ करते हैं। दूसरा आता है अल्कोहल। दिस पॉसिबली एक्ट्स एज इरिटेंट और सॉल्वेंट फैसिलिटेट पेनिट्रेशन ऑफ म्यूकोजा बाय अदर कार्सिनोजेंस लाइक टोबैको। इट में आल्सो सप्रेस डिफिशियंसी ऑफ डीएनए रिपेयर आफ्टर एक्सपोजर टू कार्सिनोजन। इसमें ऐसे होगा कि ये सॉल्वेंट जो है ये क्या करता है, ये इरिटेशन काज कर देता है, ये म्यूकोजा की इरिटेशन करता है, और म्यूकोजा की इरिटेशन जब हो जाती है, उसकी पेनिट्रेशन हो जाती है, तो फिर जो टोबैको में जो कार्सिनोजन है तो आसानी से इसके अंदर चले जाएंगे, और जब वहाँ पर जाएंगे तो डीएनए में क्या करेंगे, म्यूटेशन करेंगे। जब डीएनए की म्यूटेशन होगी तो इसकी वजह से फिर क्या होगा, इसी सेल की डिसरप्शन होगी, और इसी से फिर कैंसर काज हो सकता है। तीसरा जो आता है वो है वायरसेस। तो सबसे पहले ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जिसको HPV वायरस भी कहते हैं, ये क्या करता है, ये सर्विकल कैंसर जो है उसको मेनली काज करता है। फिर है हर्प सिम्प्लेक्स वायरस जो ओरल जेनिटल हमारा है, और ये जो ओरल हर्प्स और जेनिटल हर्प्स ये दोनों है, तो ये हर्प सिम्प्लेक्स वायरस खास करता है। इसी तरह HIV और एप्सन बार वायरस जो है ये भी करता है। एप्सन बार वायरस में ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिज़ीज़ है जिसको मोनोन्यूक्लियोसिस कहते हैं, इसको किसिंग डिजीज़ भी कहा जाता है। तो ये एप्सन बार वायरस जो है इसको खास करता है। फिर है इटियोलॉजी के बाद ये तो उसके सबसे पहले जो है हमने इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ के टोबैको में कोई केमिकल जो अल्कोहल केमिकल जो और वायरस जो है किसी पैथोजेंस की वजह से हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है फिर कुछ और डिटेल भी है। पुअर डेंटल हाइजीन, अगर डेंटल हाइजीन जो है दांतों की सही तरीके से हिफाजत नहीं होगी तो उसी वजह से भी हो सकती है। और अगर एक ट्रॉमा हो और क्रॉनिक सा ट्रॉमा हो और वो कॉन्स्टेंटली म्यूकोजा को डैमेज करता हो, जिस तरह अल्कोहल जो है म्यूकोजा को इरिटेट कर रहा था, इसी तरह ये भी है। पुअर ओरल एंड डेंटल हाइजीन, शार्प एल फिटिंग डेंचर्स, शार्प क्राउन एंड ब्रिजेस। शार्प क्राउन एंड ब्रिजेस ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया कि जो प्रोस्थेटिक होते हैं डेंटल प्रोस्थेटिक, तो उसमें फिर क्राउन जो है एक दांत को कवर कर देता है और ब्रिजेस जो दो दांतों के दरमियान जो स्पेस है उसको कवर कर देता है। इसी वजह से भी हो सकती है। एल पेटिंग, सही तरीके से उसकी जो मतलब दांत है वो सही आर्टिफिशियली जो टीथ लगाते हैं वो सही तरीके से फिट नहीं है। या जो है शार्प टीथ जो है वो चीक बाइट करता है, उसकी ट्रामा की वजह से
से भी हो सकती है। फिर है रेडिएशन, तो रेडिएशन में एक्सरे, सनलाइट, यूवी लाइट, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं उसमें म्यूटेशन करा देता है, तो उसी वजह से फिर उसमें चेंजेस आ जाती है। फिर है हेरिडिटी सिंड्रोम। हेरिडिटी सिंड्रोम जो है, हेरिडिटी उस चीज़ को कहते हैं जो बाय बर्थ जो है मतलब प्रेजेंट हो और वो या फादर या मदर में से किसी एक से ट्रांसफ़र हुई हो। सबसे पहले इसमें आता है बेसल सेल नेवस सिंड्रोम, जिसमें इसमें बेसल सेल्स इन्वॉल्व होगा, मतलब जो बेस वाला सेल है जिससे आगे और सेल जो है वो डेवलप होते हैं। जब उसमें चेंजेस आ जाए तो ये बेस सेल्स में जब बेसिक जो है वो ख़राब हो जाए तो फिर आगे जितने भी सेल्स हो गए वो भी ख़राब हो गए। इसको गोरलैंड सिंड्रोम भी कहते हैं। जो बेसल सेल नेवस सिंड्रोम है इसको गोरलैंड सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके बाद आता है ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसा। ये एक ऐसी कंडीशन, ज़ीरो जो है वो कहते हैं ड्राई को, डर्मा जो है ये जो डर्मस लेयर होता है, और पिगमेंटोसा एक में पिगमेंट सा नज़र आ जाए। इसमें क्या होता है, जो यूवी लाइट ये चीज़ें लगते हैं तो इसी वजह से फिर उसको सेंसिटाइजेशन होती है उसकी, और ज़्यादातर रिस्क है कि इस शख्स को स्किन कैंसर हो जाए। फिर आता है प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। प्री पहले को कहते हैं, मैलिग्नेंट कि ये जो है अभी बेनाइन में है, ये मैलिग्नेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन मैलिग्नेंसी से पहले ये कंडीशन जो है ये आता है। इसमें सबसे पहले है लाइकन प्लेनस। लाइकन प्लेनस जो है ये एक लेजेंड सा अपीयर होते हैं माउथ के इर्द गिर्द, तो इसको लाइकन प्लेनस कहते हैं। फिर है साइपेलस। साइपेलस जो है फिर इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी है। साइपेलस जो है ये एक बैक्टीरिया है जो काज करता है ट्रिपेनोमा पैलेडियम, इसको कहते हैं ट्रिपेनोमा पैलेडियम। ये बैक्टीरिया जो है ये साइपेलस को डिजीज़ को काज करता है। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, लेकिन यहाँ पर टर्शरी साइपेलस इसलिए लिखा है, अगर ये एडवांस में चला जाए तो फिर इसकी वजह से टंग पे भी लेजन आ जाते हैं, तो इसको फिर टर्शरी साइपेलस कहते हैं। एक है एरेथ्रोप्लेकिया और ल्यूकोप्लेकिया। ये जो है इंपॉर्टेंट साइन है इस ओरल कैंसर में। ल्यूकोप्लेकिया जो है वाइट पैचेस नज़र आ जाते हैं, और एरेथ्रोप्लेकिया जब रेड पैचेस जो है वो नज़र आए तो इसको फिर माउथ में, तो इसको ल्यूकोप्लेकिया वाइट पैचेस ल्यूकोसाइट से निकला है, और एरिथ्रोपेकिया एरिथ्रोसाइट से निकला है, मतलब रेड पैचेस। फिर आता है क्रॉनिक कैंडिडाइटिस। ये एक फंगल इन्फेक्शन है, इसको कैंडिडा अल्बिकान एक पंजाई है उसकी वजह से होती है। इसको ओरल थ्रश भी कहा जाता है, और इसमें ऐसा होता है कि जो हमारा माउथ होता है तो उसके अंदर वाइट पैचेस जो है वो नज़र आता है, बिल्कुल सारा माउथ जो है वो वाइट नज़र आता है। फिर है प्लमर वेंसन सिंड्रोम। प्लमर वेंसन सिंड्रोम जो है ये एक ऐसे सिंड्रोम है, इसमें इनीमिया होगा, मतलब ये कि जो पेशेंट है ओरल कैंसर का वो एनीमिक हो जाएगा, क्योंकि उसकी आरबीसी की ब्रेकडाउन भी हो सकती है, क्योंकि आरबीसी में जी कि ब्लड के ज़रिए भी स्प्रेड हो सकती है। और इसके अलावा एक डिस्पेगिया जो है होगा, मतलब उसको स्वॉलिंग में डिफ़िकल्टीज़ होगी। फिर मल न्यूट्रिशन, विटामिन डिफिशिएंसीज की वजह से भी हो सकती है। ये आप देखें एपिथेलियल सेल के कैंसर के बारे में हमने कार्सिनोमा, जिसको हमने कार्सिनोमा कहा था। अब स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा स्प्रेड होते हैं कि लोकल ओरल कैविटी में किस तरह होते हैं, तो सबसे लोकल इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि फ्लूइड्स बाहर आ जाए या उसकी अकमुलेशन हो जाती है। लोकल सॉफ्ट टिश्यूज़ जितने होते हैं उसमें ये इन्वेड हो जाए, या फिर न्यूरल स्पेसेस जो न्यूरॉन्स के दरमियान जितने भी स्पेसेस हैं वहाँ पे जो है उसके साइड में इर्द गिर्द जो है वो अकमुलेट हो जाए। इन्वेजन ऑफ बोन, और बोन में भी ये स्प्रेड हो सकता है। दूसरा है लिम्फेटिक स्प्रेड। अगर लिम्फेटिक है तो लिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्व होगा, तो मेटास्टेसिस इन द रीजनल लिम्फ नोड, तो वह उस रीजन जहाँ पे मतलब कैंसर, सपोज अगर ओरल कैंसर है तो इसके साइड पे जो सर्विकल नोड्स होते हैं या लिम्फ नोड्स होते हैं तो वहाँ पर भी ये मेटास्टेसिस हो सकती है। ब्लड बॉर्न मेटास्टेसिस जो है ये एक ऐसे जो ब्लड के ज़रिए ही ये क्या करे, ये स्प्रेड हो जाए, तो इसको डिस्टल स्प्रेड कहते हैं। मतलब ये लॉस जो है जब ये ब्लड में इन्वॉल्व हो जाए तो फिर इसको ब्लड बॉर्न मेटास्टेसिस कहते हैं। अब जो है क्लिनिकल इवैल्यूएशन इसकी क्या है, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे उससे। हिस्ट्री इंक्लूड हिस्ट्री ऑफ जनरल हेल्थ, चेस्ट पेन, लिमिटेड एक्सरसाइज टॉलरेंस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इनीमिया। इसमें सबसे पहले हम जो है चेस्ट पेन के आए, चेस्ट में पेन है या नहीं है, उसकी एक्सरसाइज टॉलरेंस जो है वो सही तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है या नहीं, उसको कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है या नहीं, या इनेमिक है कि नहीं, इसके बारे में उससे हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री ऑफ द लेजन, मास, ऑनसेट ऑफ द ऑकरेंस, ड्यूरेशन, पेन। इस जो लेजन उस पे आया है, जो अल्सर आया है तो उसके ऑनसेट ये कि ये कब से है, और ड्यूरेशन कितने टाइम तक है, मतलब उसकी कितने टाइम हो गई है कि ये है, और इसमें आया कोई फ़ैन आपको महसूस हो रहा है या नहीं।
दूसरा हिस्ट्री के बाद है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकली एग्जामिनेशन को हम इसको किस तरह एग्जामिन करेंगे, तो फिजिकल एग्जामिनेशन के 4 स्टेप्स है, इंस्पेक्शन, पॉल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन। लेकिन हर चीज़ में जो है अस्कल्टेशन और परकशन ये चीज़ें नहीं होती। यहाँ पर हम 2 चीज़ों को ज़्यादातर फोकस करेंगे, एक इसकी इंस्पेक्शन हम करेंगे और दूसरा हम उसकी पाल्पेशन करें। इंस्पेक्शन में हम सिर्फ उनको देखेंगे और पाल्पेशन में हम उसको फील करेंगे, फिंगर जो के है उसके ज़रिए उसको पाल्पेट करेंगे। सबसे पहले इंस्पेक्शन ऑफ द हेड, फेस, नेक फॉर एनी साइमेट्री और चेंजेस इन द कलर ऑफ द स्किन। सबसे पहले जो है हम उसके हेड, नेक, फेस, उसके और स्किन की कलर को देखेंगे कि उसकी स्किन की कलर कैसी है। एग्जामिनेशन ऑफ द रीजनल लिम्फ नोड्स बायलेटरली मतलब एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों उसके जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको इंस्पेक्ट करेंगे कि आया अगर एक नोड जो है वो जिस साइमेट्री में है, जिस साइज़ में है, आया दूसरा भी उसी तरह है या नहीं, एक जो है वो छोटा है दूसरा बड़ा हो गया है, तो इसको हम देखेंगे। फिर दूसरा है इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन। इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन में हम माउथ के अंदर जो है वो एग्जामिन करेंगे। इंस्पेक्शन एंड पॉल्पेशन ऑफ द ट्यूमर फॉर चेकिंग बॉर्डर्स, शेप, साइज़ एंड टेंडरनेस। इंस्पेक्शन और पॉल्पेशन जो है ट्यूमर की हम करेंगे और इसकी बॉर्डर, शेप, साइज़ और टेंडरनेस को हम देखेंगे। फिर जो है अब जो आता है वो है रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन। रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन जो है ये एक ऐसी एग्जामिनेशन है जिसमें हम रेडिएशन के थ्रू ही इसको क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। सबसे पहले है ओपीजी। ओपीजी को कहते हैं आर्थोपेंटामोग्राम। पेंटामोग्राम जो है इसको कहते हैं आर्थोपेंटामोग्राम। ये किस तरह होता है, ये जब ये हम इसलिए करते हैं अगर ओरल कैंसर हो तो ये ओरल कैंसर स्प्रेड होता है दूसरी जगहों में। ये आया कोई मैंडिबल जो, क्योंकि टीथ वहाँ पर भी है तो टीथ या मैंडिबल वहाँ तक इसकी रसाई तो नहीं हुई, या जब हम मैंडिबलोक्टोमी करते हैं मतलब मैंडिबल को रिमूव करते हैं तो उसके लिए भी हम ये जो है एक एक्सरे, जॉ एक्सरे होता है तो वो ये उसके लिए करते हैं। दूसरा जो है जो अगर टूथ डिके हुआ हो या कोई टूथ में कोई इन्फेक्शन हो तो उसके लिए सर्जरी, बिफोर सर्जरी जो है हम ये करेंगे, ओपीजी जो है आर्थोपेंटामोग्राम। फिर दूसरा आता है सिटी स्कैन, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी स्कैन हम करेंगे। एमआरआई फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ प्राइमरी साइट एंड रीजनल लिम्फ नोड्स, तो वहाँ के जो प्राइमरी साइट इसकी क्या है और जो रीजनल लिम्फ नोड्स है उसको भी असेस करेंगे। समटाइम वी नीड चेस्ट एक्सरे, कभी कभार जो है हम चेस्ट एक्सरे भी करते हैं क्योंकि ये मेटास्टेसिस तो है, ये स्प्रेड होती है तो इसकी वजह से अगर ये लंग्स में भी चला जाए तो वहाँ से, इसलिए हम ये असेस करेंगे कि आया ये लंग्स में तो नहीं गया, तो इसके लिए हम चेस्ट एक्सरे भी कर सकते हैं। दूसरा आता है लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन, ब्लड टेस्ट जिसको सीबीसी कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो इसमें एच भी आता है, ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया, तो ये सारे टेस्ट जो है लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। फिर है एंजाइम्स जिसमें लीवर फंक्शन टेस्ट आएगा, जितने भी लीवर से एंजाइम्स है जैसे AST, ALT, ये सारे टेस्ट जो है SGOT, SGPT भी इसको कहते हैं। एक है ALP जो अल्कलाइन फास्फेटेज टेस्ट होता है और ये बोन के लिए भी करते हैं, तो ये टेस्ट हो गए। इसके अलावा है इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये सारे जो है लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन भी हम करेंगे। उसके बाद आता है बायोप्सी। बायोप्सी जो है ये हम क्या करते हैं, ये हम एंडोस्कोपिक के थ्रू भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें हम जो टिश्यू होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको बाहर स्टडी करते हैं कि आए इसमें कोई अनकंट्रोल ग्रोथ तो नहीं है, आए इसमें कोई कैंसर तो नहीं है। तो इसके फिर टाइप्स होते हैं। एक है एक्सिजन बायोप्सी। एक्सिजन बायोप्सी में ऐसा होता है अगर स्मॉल लेजन्स हो तो उसको डायरेक्टली हम पूरा इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो एक्सिजन बायोप्सी जो है ये स्मॉल जो लेजन होते हैं ना उसके लिए हम क्या करते हैं, ये बायोप्सी इस्तेमाल करते हैं। इंसिजन बायोप्सी में जो लार्ज लेजन होते हैं उसके लिए हम इंसिजन बायोप्सी करते हैं क्योंकि एक पोर्शन सा उसको एक पार्ट लेजन का पार्ट कट करके वहाँ से रिमूव करते हैं, तो इसको इंसिजन बायोप्सी कहते हैं। फिर है एस्पायरेशन बायोप्सी, जैसे एस्पायरेटेड लेवेज, ये चीज़ें हमने पढ़ा है पेरिटोनियल लेवेज में। तो इस तरह एस्पायरेशन एक नीडल के ज़रिए हम उसकी जो अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बाहर एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो इसको एस्पायरेशन बायोप्सी कहते हैं। और चौथा जो है उसको पंच बायोप्सी। तो पंच बायोप्सी क्या है, एक होल सा सर्कुलर सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम उसके ऊपर रख देते हैं और उससे फिर वो सैंपल एक्सट्रैक्ट करते हैं। स्किन में होगा या म्यूकोजा में होगा, तो सर्कल टिश्यूज़ को हम सर्कली पाम में उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये पंच बायोप्सी होगा। और मोस्टली ओरल कैंसर में ज़्यादातर इन चारों में इंसिजन बायोप्सी जो है वो यूज़ होता है।
फिर है सिम्टम्स ऑफ द ओरल मैलिग्नेंसीज। मैलिग्नेंसी में और ओरल मैलिग्नेंसीज के सिम्टम्स क्या क्या है? अ लंप इन द नेक, क्योंकि वहाँ पर जो लिम्फ नोड्स है वो स्वेल होंगे, तो उसके लिए तो इसी वजह से नेक में जो है वो लंप होगा। लूज टीथ, क्योंकि टीथ की वजह से उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। स्वेलिंग आर सोर ऑन द लिप दैट डोंट हील, तो ये जो सोर और स्वेलिंग जो है लिप पे बनते हैं तो वो फिर हील नहीं होते। डिफ़िकल्ट और पेनफुल स्वॉलिंग, अगर डिफ़िकल्टी हो स्वॉलिंग में तो उसको डिस्पेगिया कहते हैं। अगर पेनफुल स्वॉलिंग हो तो उसको फिर एडाइनोफेगिया कहते हैं। चेंजेस इन स्पीच, अगर स्पीच में कोई चेंजेस आ सकती है। ब्लीडिंग और नमनेस इन द माउथ, माउथ में ब्लीडिंग और वहाँ पे नमनेस भी हो सकती है। वाइट और रेड पैचेस, जैसे पहले में मैंने आप लोगों को बताया, एरेथ्रोप्लेकिया रेड पैचेस एंड ल्यूकोप्लेकिया वाइट पैचेस ऑन द माउथ, टंग और गम्स इसी पे हो सकते हैं। अनएक्सप्लेन वेट लॉस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्विंग सही तरीके से नहीं है तो उसको मल न्यूट्रिशन हो सकती है। अब ये मैनेजमेंट ऑफ ओरल कैंसर। ओरल कैंसर हम किस तरह मैनेज करेंगे? ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ फॉर द ओरल कैंसर इन्वॉल्व। अब जो ट्रीटमेंट है उसके ओरल कैंसर को हम किस तरह क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे? सबसे पहले आता है सर्जरी, तो हम सर्जरी के थ्रू ही उसको रिमूव करेंगे। अगर सर्जरी के बाद बाकी कोई चीज़ रह जाए तो उसको फिर हम रेडियोथेरापी जो है रेडिएशन के थ्रू उसको ख़त्म कर देते हैं। फिर कीमोथेरापी जो कम्बिनेशन में हम इसको ड्रग्स देते हैं उसी के ज़रिए भी ख़त्म कर सकते हैं। रेडिएशन इम्यून थेरापी, रेडिएशन में हम इम्यून थेरापी भी दे सकते हैं और फोटोडायनामिक जो लाइट के थ्रू भी हो सकता है। लेकिन ये जो है कंप्लीट ट्रीटमेंट उसकी अगर वो स्प्रेड हुआ हो तो फिर जो है उसकी मतलब मैनेजमेंट फिर मुश्किल होगी। अगर एक जगह में हो तो फिर वो आसानी से मैनेज कर सकते हैं। फिर है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जरी इज प्रेफर्ड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, जिसको टीओसी भी कहते हैं। टीओसी क्या कहते हैं? जैसे ड्रग ऑफ चॉइस होता है ना डीओसी, तो इसी तरह टीओसी भी होता है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। तो इसमें सबसे पहले एडवांटेज ऑफ सर्जरी। सर्जरी के एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले जो है कॉस्ट है, ये रिपीटेड प्रोसीजर पॉसिबल, इसके लिए रिपीटेड आपने वो प्रोसीजर करना होगा। और दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब उस पर ख़र्चा भी ज़्यादा आएगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्जरी। अब सर्जरी के डिसएडवांटेजेस भी है। एस्थेटिक अल्ट्रेशन, क्योंकि अगर माउथ जो है उसमें कोई कैंसर हो और उससे कोई हिस्सा रिमूव कर ले तो एस्थेटिकली सही तरीके से कोई भी फिर नज़र नहीं आता, मतलब उसका जो शक्ल होता है, जो चेहरा होता है, उसका वो शेप जो है वो मतलब डिस्टर्ब होता है। इनएबिलिटी टू प्रिसाइजली एलिमिनेट फोकाई ऑफ द माइक्रोस्कोपिक लेजन। फिर क्या करेंगे? इनएबिलिटी टू प्रिसाइजली एलिमिनेट, मतलब है कि माइक्रोस्कोपिक जो लेजन होते हैं उसको हम डायरेक्टली ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो छोटे छोटे होते हैं, तो फिर सर्जरी में उसको हमें वो नज़र नहीं आते। रिलेटिवली हाई रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, हाई रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, जिसमें इन्फेक्शन हो गया, ऊरो क्यूटेनियस एंड पेस्टुलास, जो उसमें फिर पेस्टुलास आता है, मतलब उसके वो कट होता है उसमें। इसके बाद रेडियोथेरापी के बारे में कुछ पॉइंट्स है। रेडियोथेरापी इज रिजर्व फॉर पेशेंट हु आर नॉट वेलिंग फॉर सर्जरी और व्हेन सर्जरी विल कॉज सिग्निफिकेंट कॉस्मेटिक और फंक्शनल डिफेक्ट और ए पेशेंट आर अनफिट फॉर जनरल एनेस्थीसिया। रेडियोथेरापी हम कब करते हैं? ये एक पेशेंट के लिए करते हैं जब वो उसको मतलब सर्जरी वो सर्जरी नहीं करना चाहते, तो इसके लिए हम फिर रेडियोथेरापी कर सकते हैं। और व्हेन सर्जरी विल कॉज सिग्निफिकेंट कॉस्मेटिक और फंक्शनल डिफेक्ट, या जो है उस सर्जरी की वजह से उसकी बॉडी में, उसकी एस्थेटिक, उसकी ब्यूटी में कोई चेंज आ जाते हैं उसमें, तो इसी वजह से फिर वो हम रेडियोथेरापी के तरफ जाएंगे। और ए पेशेंट आर अनफिट फॉर जनरल एनेस्थीसिया, या कोई पेशेंट हो उसको एनेस्थीसिया सही तरीके से मतलब वो बेहोश नहीं हो सकता, उसको जनरल एनेस्थीसिया सही तरीके से लग रहा हो लेकिन वो जो है अनकॉन्शियस नहीं हो सकता, तो उसके लिए फिर हम रेडियोथेरापी करते हैं। अब एडवांटेजेस ऑफ रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी के एडवांटेजेस क्या है? मिनिमल एस्थेटिक एंड फंक्शनल अल्ट्रेशन, उसकी जो एस्थेटिक होती है, उसकी जो ब्यूटी होती है वो उसमें कमी मतलब सही ज़्यादा मतलब उसको ज़्यादा अल्ट्रेशन नहीं होगी, मतलब ज़्यादा चेंज उसके पे स्ट्रक्चर इसमें नहीं आएगा बल्कि कम होगा। एबिलिटी टू स्टेरलाइज माइक्रोस्कोपिकल ट्यूमर सेल, और वो पे जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उसको ये स्टेरलाइज होंगे, मतलब यह है कि अगर बाहर से सर्जरी हम करेंगे, अगर किसी नीडल को भी अंदर की तरफ इंजेक्ट करेंगे तो वो अगर कंटामिनेटेड हो फिर तो मसला होगा, लेकिन उसमें स्टेरलाइज की कोई चांसेस नहीं है। डिसएडवांटेज ऑफ रेडियोथेरापी। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? इनएफेक्टिव टू एबलेट आर्ग ट्यूमर वॉल्यूम, ट्यूमर वॉल्यूम जो है उसको कम कर सकता है लेकिन ख़त्म नहीं कर सकता। दूसरा जो है एक्यूट एंड क्रॉनिक मॉर्बिडिटी, जितने भी ये डिजीज स्प्रेड होता है, इसके एक्यूट हो और क्रॉनिक हो, इसको हम इसके लिए नहीं यूज़ कर सकते। प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, ये जो है एक प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट है, तो ये मतलब ये रेडियोथेरापी ये साइज़ में फिर इस तरह बड़े होंगे, फिर आपने रेडियोथेरापी करना होगा, फिर ये बड़े होंगे, तो इस तरह ये ट्रीटमेंट जो है ये भी ज़्यादा लेता है। नर्स
सुटेबल फॉर ट्रीटमेंट एफ लेजन इन वॉल आर एज क्लोज टू द बोन। अगर वो बोन में क्लोज हो तो ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि बोन जो है उसकी ये भी रेडिएशन में इन्वॉल्व हो सकती है और इस वजह से बोन भी डैमेज हो सकता है, बोन्स के सेल भी डैमेज हो सकते हैं। फिर ये यहाँ पर ख़त्म होता है। लेकिन मैं रेडियोथेरेपी में दो चीज़ें आप लोगों को बताऊँ। एक होता है न्यू एडजुवेंट, एक होता है एडजुवेंट। न्यू एडजुवेंट में इस तरह होता है, अगर कोई किसी चीज़ की सर्जरी हो सकती है तो उस सर्जरी को पहले हम क्या करते हैं, हम रेडियोथेरेपी देते हैं। रेडियोथेरेपी इसलिए देते हैं ताकि वो ट्यूमर जो है उसको श्रिंक करें और श्रिंक करने के बाद वो आसानी से हम उसको सर्जरी के थ्रू रिमूव कर दें। तो इसको न्यू एडजुवेंट कहते हैं। और एडजुवेंट इसको कहते हैं कि जो सबसे पहले हम सर्जरी करेंगे, सर्जरी के बाद जो है हम रेडियोथेरेपी इसलिए करते हैं अगर सर्जरी में कोई छोटे से मतलब उसके कोई हिस्सा वहाँ पर रह गया हो तो उसको हम क्या करें, ख़त्म करें। तो दो चीज़ें, एक एडजुवेंट है और एक नॉन एडजुवेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है ओरल कैंसर वाला। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। और बस लास्ट में मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो चैनल है नर्सिंग विद आसिम उमर, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट्स लाइक्स भी दे दें, ताकि इसी तरह मेरी हौसला अफजाई हो जाए और मैं इसी तरह आगे जो है मोर इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।